अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। इस दौरान यानी वीकेंड पर ईरान की जानिब से जो है वो काफ़ी हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की गई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पहले पाकिस्तान का दौरा किया, फिर वो ओमान गए, फिर वापस पाकिस्तान आए और फिर रशिया गए। तो अपने इन दौरों के दौरान क्या ईरान ने गेन किया, क्या डिस्कशन हुई, क्या पेशरफ्त हुई, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से एक प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवा दिया गया। तो इस प्रपोजल में क्या कुछ है और अमेरिका का रिस्पांस इस पर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता के साथ साथ अब पाकिस्तान पर भी बॉम्ब्स गिरना शुरू हो गए हैं और ये किसी बैरूनी ताकत की तरफ से नहीं बल्कि हमारी अपनी ही गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल की सूरत में गरीब आवाम पर गिराए जा रहे हैं। फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपए 77 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत के इक़दाम कितने दुरुस्त हैं इन द करंट सिचुएशन, इन तमाम मामलों पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, हमने देखा कि रिसेंटली वीकेंड पर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की गई पाकिस्तान की जानिब से भी, ईरान की जानिब से भी। उसके बाद एक्सियोस की रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने अब फाइनली एक प्रपोजल जो है वो अमेरिका को भेज दिया पाकिस्तान के थ्रू। आपको क्या लगता है इस प्रपोजल के अंदर क्या कुछ हो सकता है पॉसिबली, और अमेरिका इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये मुज़ाकरात पर आने से पहले या मुज़ाकरात का एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा ये देखें कि हमारी इस्लामिक उम्मा जो है वो उसका वतीरा क्या है, उसका रवैया क्या है ईरान और अमेरिका की जंग को लेके। दुनिया भर की बेहिसी और मुस्लिम उम्मा की का ये नतीजा है कि फ़लस्तीन के अवाम के साथ जिस किस्म की नस्लकुशी की गई, जिस तरीके से ईरान को बर्बाद किया गया, जिस तरीके से लेबनान के ऊपर जारी इसराइली जहरियत के ऊपर सब जो है वो मुंह चुप साधे बैठे हुए हैं, या उनको सुनाई नहीं देता, या वो बहरे हैं, या उनको दिखाई नहीं देता वो अंधे हैं, या उनके पास दिल नहीं है कि वो बेहिस हैं। ये मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है इसलिए कि जंगबंदी तो ईरान और अमेरिका के बीच भी है, जंगबंदी तो इसराइल और लेबनान के बीच भी है। इज दैट बीइंग रिस्पेक्टेड? हैज़ अमेरिका रिस्पेक्टेड द सीज फायर? नो। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? जब जंगबंदी हुई तो सबसे पहले तो इसराइल ने उसकी वायलेशन की कि खुजिस्तान में और इस्फहान में एरियल बॉम्बिंग करके मिसाइलों के फायर करके उसकी वायलेशन की। उसके बाद जंगबंदी हुई लेबनान में, तसलसल के साथ अब तक इसराइल जो है उसके ऊपर बम बरसा रहा है। और बेगैरती की और बेहिसी की हद ये है कि वो धमकियां दे रहा है कि फलां इलाका खाली करके निकल जाए वहाँ से क्योंकि मैंने बॉम्बिंग करनी है। सब मामे चुप हैं, सबकी ज़बानों को ताले लग गए हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी ज़बान खोले, मुंह खोल के कहे कि ये हो क्या रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कि अगर ये लेबनान की बजाय कोई यूरोप का मुल्क होता तो क्या ये बेहिस्सी बेगैरती इसी तरह जारी रहती? बिल्कुल नहीं। वैसे तो ईस्ट तैमूर में कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया बिलक उठती है जी। लेकिन चूंकि मुसलमानों के ऐसे गैस कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को एलिमिनेट किया जा रहा है, मुसलमानों की सॉवरेनिटी को चैलेंज किए जा रहे हैं, इसलिए सब चुप हैं। लिहाजा मेरे में तो जब तक सांस है, हिम्मत है, मैं इसी तरीके से मुंह खोलता रहूंगा जिसमें हिम्मत है माई के लाल में मुझे रोक ले जी। एक बात। दूसरी बात ये, और मेरे पास जवाज है कि मैं किस दर्द से, किस वजह से सब कुछ बोल रहा हूँ, क्या मेरी आंखें देख रही हैं और क्या सब अंधे हैं, सब बहरे हैं। तो वो मेरी बहस जो है वो जारी रहेगी। इसके बाद आज भी आपने देखा जंगबंदी इसराइल में मैंने तो नहीं कराई, अमेरिका में हुई ना बैठ के। लेबनान के सदर भी थे वहाँ, या लेबनान के वज़ीर आज़म थे, इसराइल का नुमाइंदा भी मौजूद था। सीज़ फायर हुई। हु इज़ डिसरिस्पेक्टिंग दैट सीज़ फायर? इजराइल। कोई बोला? ये है वो रवैया, ये है वो वतीरा जिसकी खातिर हम तमाम मुसलमान ममालिक वसाइल के होते हुए, बेपना मैन पावर के होते हुए, हम आज भी तुफैली रियासतें हैं, हम आज भी गुलाम हैं, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो वेस्ट है। बिल्कुल सेकंड योर पॉइंट। और मुझे लगता है कि इन तमाम मुस्लिम रियासतों को शायद पाकिस्तान से ही कुछ सीख लेना चाहिए, जिस तरह का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। एटलीस्ट न्यूट्रल हैं, एटलीस्ट सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। क्या क़यामत पाकिस्तान? देखिए, हम अब पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर चुके हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, आप ये देखिए दो चीज़ें बहुत कॉमन है, इसराइल का ग्रेटर इसराइल और भारत का अखंड भारत। दोनों का टारगेट मुसलमान है।
कुछ मुल्क कर रहे हैं ना भारत की भी इमदाद, नाम लूं तो तड़प जाएंगे सारे सुनने वाले। उसमें वो कहते हैं ना, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, इसमें मुसलमान रियासतें हैं। एक मुसलमान रियासत तो इस हद तक गिर गई कि उसने अमेरिका से कहा कि ईरान को तबाह किए बगैर जंग बंद मत कीजिएगा। लो नाम, ये समझ आ गई आपको जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये है रवैये। फिर आप कहते हैं कि आपके यहाँ आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, फिर आप कहते हैं कि अमेरिका बहादुर हमारा सब कुछ देख लेगा। क्या देखा अमेरिका ने? अमेरिका ने जिस तरह इन खलीजी रियासतों को लावारिस छोड़ा है और अपने अड्डों को इस्तेमाल करके उनकी बैंड बजवाई है, इसका कोई हिसाब मांगेगा कभी कि नहीं मांगेगा? या जब ये रियासतों के ऊपर मुसल्लत हुक्मरान ख़त्म होंगे, अवामी राज आएगा, तब सवाल उठेंगे। तो मैं ये चिल्ला इसलिए रहा हूँ कि अभी टाइम है, अपने अवाम की उमंगों को समझ के अपने रवैये में तब्दीली लाइए। इसराइल को मत पनपने दीजिए। वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। अगर ईरान की रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई तो क्या होगा? इन रियासतों को तफैली बन के रहना पड़ेगा, अमेरिका का नहीं, इसराइल का। आप ये मेरी बात जो है पहुंचने दें लोगों तक। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मंजरनामा मैं देख रहा हूं। तो इसलिए उन्हें चाहिए ये कि अपने वक्ती मफादात छोड़ें, लॉन्ग टर्म अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सही इक़दाम करें। दिस इज़ अबाउट द टाइम। ये अगर हाथ से निकल गया तो कितनी बड़ी तबाही होगी, आपको कोई इसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इनकी खामोशी ट्रंप और नेतन्याहू के उस घिनौने मिशन की कामयाबी की चाबी है। अगर ये आवाज़ें जो उठनी चाहिए, रेजिस्टेंस आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो उनका मिशन आसानी से पूरा हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा अगर जिंदा रहा उस वक्त तक, तो अब बताएं क्या भाव बिकती है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए, ना तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेरी थी ना आपकी थी। किसने बनाई थी? वो वेस्ट ने और अमेरिका ने मिलकर। अमेरिका बहादुर तो बेगैरती की वो मंजिलें क्रॉस कर गए कि उसके फैसले को भी एक तरफ रख दिया, उल्टी पाबंदी लगा दी उनके ऊपर कि ये जो जजेस हैं जिन्होंने फैसला किया, ये अमेरिका नहीं आ सकते। आपने देखा ना ये। इज दैट जस्टिस? इज दैट अमेरिकाज जस्टिस सिस्टम? शुड वी एंडोर्स दिस और शुड वी रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट? कोई बोला तो कहने का मतलब यह है कि इस किस्म की बेहिसी से वही होगा जो हो रहा है। मुसलमानों की गत इसी तरह से बनती रहेगी जिस तरह से बन रही है। अब ले दे के अल्लाह ताला उनकी हिम्मत जो है वो जारी रखे। ईरान ने फैसला किया कि नो, वी विल स्टैंड। नाउ आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। जी ठीक है जी बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अभी एक्सियोस ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने एक प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान के थ्रू आफ्टर दिस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी वो अमेरिका को भेजा है। और हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अपना एक प्रपोजल आप बना लें, वो हमें भेज दें, फिर उसके ऊपर बात हो जाएगी। तो क्या ईरान गिव एंड टेक किस चीज़ के ऊपर करने के लिए तैयार हो सकता है? इस प्रपोजल के अंदर ईरान क्या दे सकता है अमेरिका को? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन एक बात मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि जिस ईरानियन रेवोल्यूशन को, जिस ईरानियन कौम को मैं जानता हूँ, वो अपने बुनियादी पॉइंट से नहीं हटेगी। देखें हो क्या रहा था। पहले ज़रा आप ये मंजर देखें कि ये इस प्रपोजल से पहले सूरत हाल क्या थी। सूरत हाल ये थी कि ट्रंप धमकियों की आवाज़ में, ज़बान में बात कर रहा था जी। एक के बाद ताज़ा धमकी, एक के बाद फोर्स के इस्तेमाल की धमकी, एक के बाद ये कि हम हत्ता के यहाँ तक गिर गए कि कहा ईरानियन सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा। हाँ जी। उसके ऊपर पूरी दुनिया में जो उनके ऊपर तनकीद हुई आपके सामने, बाद में उन्हें एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ी। ठीक है। फिर एक बयान दे के एक दिन में 3 मरतबा उससे पीछे हटते हैं। हाँ जी। लिहाजा ईरानियन का सबसे बड़ा सवाल ये था कि वी कैन नॉट ट्रस्ट ट्रंप, कि ये जो भी मुआहिदा होगा उसके ऊपर कायम रहेंगे, क्योंकि 3 मरतबा पहले तजर्बा हो चुका है। लिहाजा उनके पास ये जवाब वैलिड है कि हाउ कैन वी ट्रस्ट अनलेस दिस एंड दिस हैपन्स। अब क्या हो रहा है? जो तजवीज़ गई है वो पाकिस्तान की वसातत से पहुंची है वहाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान इसमें जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए सहूलतकार कह लें, सालस कह लें, पीस मेकर कह लें, जो मर्जी नाम दे लें। बट ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान इज बीइंग रिकग्नाइज्ड एज ए पीस मेकर। ठीक हो गया जी। उसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 बातें हमारी प्री कंडीशंस हैं।
एक तो ये कि अगर आप हुर्मुज़ की नाकाबंदी बंद नहीं करेंगे और न्यूक्लियर के इशू का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आपसे बात आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अब आप देखिए मंजरनामा हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं कि भाई ट्रम्प ये आबनाए हुर्मुज़ तो खुली थी, ये तो आपने जंग मुसर्रत करके बंद कराई। फिर आपने जब चैं की तो ईरान राजी हो गया कि चलिए खोल देते हैं। जब ईरान राजी हुआ तो आपने नाकाबंदी कर दी। आप मुझे बताएं, ऐसे फर्द के साथ, ऐसे लीडर के साथ आप करेंगे समझौता जिसके बारे में ये पता ना हो कि कल सुबह मुकर जाएगा उससे? आगे चलिए, देखिए गुजारिश ये है कि ईरान का मौक़िफ़ जो है, अब उन्होंने फैसला ये किया है कि हम अपने मौक़िफ़ की पजीराई के लिए दुनिया की दीगर क़ुव्वतों से राब्ते करेंगे। इसलिए अचानक हमारे आर्मी चीफ की परसुएशन पर उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, वो आ गए अचानक। जो मैसेज ट्रंप ने यूं लिया कि शायद हमने जो धमकियां शमकियां दी हैं उसके नतीजे में भाई पहुंच गए। तो जब ईरानियन को ये एहसास हुआ कि ये तासुर जा रहा है तो पीछे से वजारत खारजा ने ऐलान किया कि ये तो पाकिस्तान गए हैं सिर्फ बायलैटरल टॉक्स के लिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जंग वंग से जी। उसके बाद वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए ओमान। अब ओमान जाना जो है उसकी थोड़ी सी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। ओमान एंड ईरान आबनाए हुर्मुज़ में ये दो मेन स्टेक होल्डर हैं, बिकॉज वो 21-22 किलोमीटर की जो पट्टी है वो इनकी मुश्तरका ओनरशिप है। एक किनारे पे ओमान है, दूसरे किनारे पे ईरान है। इसलिए ईरान के साथ उनका इंटरेक्शन जो है वो हमारी समझ में आता है। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जाए कि हम मुश्तरका तौर पर इसकी निगरानी करें। टोल वॉल का मामला जो है दैट कैन बी सॉर्टेड आउट लेटर। टोल लेना है नहीं लेना है, दोस्त मुस्लिम ममालिक से लेना है कि नहीं लेना है, क्या सिर्फ वेस्टर्न कंट्री से लेना है, वगैरह वगैरह, ये सारी निटी एंड ग्रिटीज़ हैं। पर बुनियादी तौर पर ईरान के इस दौरे का मकसद ये था कि हमारी ओनरशिप ऑन दिस बेल्ट एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद वो गए रशिया। ना रशिया और चीन के बारे में बहुत सारी रिजर्वेशन है लोगों में, मेरी अपनी रिजर्वेशन भी है जी। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में उनका सिर्फ बयानात जारी करना और अमेरिका की इस खुली दहशतगर्दी को ना रोकना जो है उस पर सवालिया निशान है। मेरे दिल में भी सवालिया निशान है, क्योंकि जब तक उनके अपने मुफाद पर जद नहीं पड़ी है उस वक्त तक चाइना नहीं बोला है। वो उनकी इंटरनेशनल फुटेज से मदद कर रहे हैं, वो उनको रडार सिस्टम दे रहे हैं। ये सारी बातें ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक आम आदमी को समझ में नहीं आती हैं। हाँ जी। ठीक है जी। लिहाजा रशिया वो गए हैं इसलिए कि रशिया अब अपना रोल अदा करे, इस कॉन्फ्लिक्ट में आए। और मैं आपको बता रहा हूँ, लेट हिम कम बैक। उनकी ज़बानी या रशिया की ज़बानी, आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। बिल्कुल। और प्यूटिन से भी उनकी मुलाकात तो नहीं है। बुखारी साहब सॉरी, उस टाइम आप जब बात कर रहे थे तो देयर वाज एन अपडेट, तो मैं उसको नोट डाउन करी थी। बुखारी साहब, अब्बास अरागची साहब का भी रिसेंट बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की पेशकश डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई है क्योंकि वो अब तक अपने जंग में मकासद जो है वो हासिल नहीं कर सके, और वो कह रहे हैं कि ट्रंप की ये जो पेशकश है इस पर ईरान गौर कर रहा है। देखें, ये ना इससे दो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये है कि धमकियों में ईरान नहीं आया है, धमकियों ने असर नहीं किया है। अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है, जो इससे पहले का, ये तो अपडेट है ना जी, कि हम तो तैयार हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम तो हर वक्त अवेलेबल हैं। ये वही ट्रंप है ना जो ईरानियन लीडरशिप से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो कह रहे हैं हम तो हमवतन वक्त जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चाहे हमें कॉल कर लें, चाहे आप कॉल कर लें, चाहे आप खुद आ जाएं, जो आप मुनासिब समझे करें, लेकिन बात आगे बढ़नी चाहिए। उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए अरागची का स्टेटमेंट है कि अब ये ऑफर जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से है ना ऑफर जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। पहले तो वो कहते थे ये करो ये करो ये करो, अगर ये ना किया तो आपकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। तो अब भाई की अपनी बैंड बज रही है, इसलिए उन्होंने ये ऑफर किया। और अरागची का इसके ऊपर स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली राइट है, बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही पेशकश की है मुज़ाकरात? मैंने आपको उसका बयान बताया भाई। ये उसका बयान है कि आप हमें फ़ोन कर लें, आप हमारे पास आ जाएं, हम तो मुंतज़िर हैं और जंगबंदी कायम रहेगी जब तक आप अपना कोई फैसला नहीं करेंगे।
तो ये ऑफर नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल बुखारी साहब, कुछ बारीकियां भी हैं उनके बयान के अंदर। वो ये भी कहते हैं कि उनकी सुई जो अटकी है वो ईरान के जौहरी मामले के ऊपर अटकी है, और वो कह रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। और एक और जो चीज़ मुझे उनके बयान के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से कबल 3 दिन बाकी रह गए हैं। ये क्या एक नई डेडलाइन दे दी है? ये मैंने कहा ना कि ये धमकियां देना उनकी चूंकि आदत है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको 20 धमकियाँ उनकी जो है वो सुनवा सकता हूँ। आपको याद है मैंने आपको एक वाकया सुनाया था, तू मैंने छेड़ेंगा कहा था ना? जी बिल्कुल याद है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान बार बार, आज नहीं पिछले 47 वर्ष से कह रहा है हम न्यूक्लियर बम बनाना नहीं चाहते। उसकी टॉप टीयर लीडरशिप ने कहा ये हमारे नज़दीक हराम है। फतवा आयतुल्लाह खामेनी का मौजूद है, वापस नहीं हुआ है अभी तक। अब आप वो मुझे बताएं, आपको समझ आती है तो मैंने छेड़ेंगा? जी बिल्कुल आती है। ईरान बार बार कह चुका है वी शुड ट्रस्ट, क्योंकि अगर उन्होंने बनाना होता, जैसा खुद ट्रंप कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये तो एक हफ्ता दूर थे, तो एक हफ्ते से पहले तो 47 साल थे ना, बना लेते ना वो। या आपने उनके खिलाफ जंग की है, अगर उन्हें बनाना होता तो धमाका कर लेते ना। मैंने तो मशवरा दिया था कर लेना चाहिए, मैं तो अब भी कहता हूं कर लेना चाहिए। मतलब ये बताइए मुझे, किसी के बाप के पास ये इख्तियार है कि न्यूक्लियर बम सिर्फ बाप के पास होगा? और दूसरी बात जिस पर सारों की फिर मैं लाठीचार्ज करने लगा हूं, हाँ मुझे इसकी इजाजत दें, सारी मुस्लिम उम्मा को ये पता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर बम है। आप मुझे याद करके बताएं, चैलेंज करता हूं मैं आपके प्रोड्यूसर को भी जो बैठा है पीछे पैनल पे, एक किसी मुसलमान मुल्क ने इसके हवाले से बयान दिया हो तो ये क्या है? व्हाई शुड ईरान बी डिक्टेटेड? हाँ मैं ये मशवरा दूंगा ईरान को कि वो कहेंगे यस, हम ये न्यूक्लियर के 400 केजीज आपको नहीं किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देने के लिए तैयार है। इसराइल से भी कहें कि वो अपने बम वहां रखवा दे। ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्यों अब तक नहीं हुआ? मुझे इसके ऊपर हैरत है। वो अगर एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आज़ाद है, जो मर्जी करे। तो आप फोर्स नहीं कर रहे ईरान को कि वो भी निकल जाए एनपीटी से। और मैंने तो ऐसी आवाज़ें सुनी भी थी ईरान में से कि इस एनपीटी का हमें फ़ायदा बताइए क्या हुआ। इसके बावजूद हम पर हमला हुआ, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी बातें हैं उसका पस मंज़र आप याद रखें। इसका पस मंज़र ईरान को एलिमिनेट करना है, बिकॉज दैट्स द ओनली कंट्री विच हैज़ which has resisted and which has the potential to resist also। उसका खात्मा है, उसके लिए सारा जाल फैलाया जा रहा है जिसमें ईरान ने आने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को नाराज किया उन्होंने, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अभी समझ रही हैं आपकी मुस्कुराहट बता रही है। बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन वो नाराजगी मोल लेके बाद में माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इस तरह से ट्रंप और नेतन्याहू के सबूत नहीं करेंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, और बहुत देर से प्रोग्राम जब से हम कर रहे हैं इस जंग से रिलेटेड, आप तब से कह रहे थे कि जो अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें खड़ी हो रही हैं, ट्रंप को उस पर ध्यान देना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। और फिर अभी हमने रिसेंटली ऐसे कुछ वाक़यात देखे हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। इन पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर से कह दिया है कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ भी की है, जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। बुखारी साहब, बहुत दफ़ा ट्रंप जो है वो ये बात कर चुके हैं कि मैंने 8 से ज़्यादा जंगें रुकवा दी। अभी ईरान जंग के बाद से कुछ इन बयानात में कमी थी, अब फिर से आने लग गए हैं। पहली बात तो ये है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक उन्होंने दुनिया को एनलाइटन नहीं किया कि वो कौन सी 8 जंगें थी जो आपने बंद कराई हैं। और मैं तो एज ए पाकिस्तानी ये कहूँगा कि हमारे ऊपर भी उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, कोई जंग बंद नहीं कराई उन्होंने, इसलिए कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो बैंड बजाई हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान वॉज डिफीटेड बाई अस। उसके फर्दर ह्यूमिलिएशन को रोकने के लिए ट्रंप ने फ़ोन किया हमारे आर्मी चीफ को भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, जिसके कहने पर हमने कहा ओके हम रोकने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान से आप खुद बात कर लें। हिंदुस्तान का जो जुलूस निकाला मोदी ने अमेरिका का, वो आपके सामने है। आज तक वो नाराज़ हैं, कभी 50% टैरिफ लगा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। हमारी जंग के बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वी वन द बैटल अगेंस्ट इंडिया। हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की कि आप इसको फर्दर ना ले जाएं, हमने कहा ओके वी आर रेडी, स्टॉप इंडियंस इफ़ यू कैन। वो ये कहता है कि मैंने इंडियन को भी कहा कि बस करो वरना बर्बादी हो जाएगी तुम्हारी, इतने तैयारे गिर चुके हैं। वो जो 5 से शुरू हुए थे 11 पर पहुंच गए हैं भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं कहना चाहता हूँ
कि उन्होंने कोई जंगें इस तरह से नहीं रुकवाई और हमारे वाली भी नहीं रुकवाई, लेकिन मैं उनसे हिसाब एक और चीज़ का लेना चाहता हूँ कि भाई साहब ये 8 जंगें तो रुकवा के आपने जिनके माँ बाप पर एहसान किया है वो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि जो 2 जंगें तुमने शुरू कराई हैं इसका हिसाब कौन देगा? किसने शुरू कराई पहली जंग? मुज़ाकरात हो रहे थे कतर में, आप मिल गए नेतन्याहू के साथ जिसके पास तोता है, वो तोता है जिसके अंदर आपकी जान है, आपने चढ़ाई कर दी वहाँ। उसके बाद फिर मुज़ाकरात का खेल खेला आपने, फिर आपने दूसरी जंग कर दी अपने चहीते के साथ मिलके। व्हाई शुड द ईरानियन ट्रस्ट यू? बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट। और ईरानियन बिलाशुबा ठीक कह रहे हैं ये कि आपकी बातों का एतबार कौन करेगा, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ट्रंप की बेबसी मैं आप एक जुमले में आपको बयान करना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी ईरान के साथ, अगर ईरान हमसे बात करना चाहता है तो अमेरिका आ सकते हैं, हमारे पास टेलीफोन का ऑप्शंस है और महफूज रास्ते हैं। वो तो खुद को अब फातिह वो भी अपनी कह ग्रेस दिखाने के लिए चाह रहे हैं कि ईरानियन डेलीगेशन अमेरिका आ जाए, लेकिन ईरानियन भी सियाने लोग हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। उनका जी पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री दैट वी ट्रस्ट, जो भी बातचीत होगी वो पाकिस्तान में होगी। बिल्कुल बुखारी साहब, इसी दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो है वो पेश आया है व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर के दौरान, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी मौजूद थे। वहां फायरिंग का एक वाकया हुआ जिसका सस्पेक्ट कॉलिन थॉमस एलन जो है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस असैसिनेशन जिसे डोनाल्ड ट्रंप असैसिनेशन अटेम्प्ट कह रहे हैं, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है वो ज़रा देखिए। पहली बात तो ये है सायरा कि जो शख्स इतना असला लेके इतना पेनिट्रेट कर गया कि उस बॉलरूम तक पहुंच गया जहां पर अंदर वो हो रही थी, तो उसने ठाठा बाहर क्यों की, अंदर क्यों नहीं की? एक बात। दूसरी बात ये कि हाउ वुड एन इंडिविजुअल गेट्स एज क्लोज टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट एज वी हैव सीन इन द वीडियोस। दूसरी बात, इसके बारे में 3-4 परसेप्शन बन रहे हैं। पहला परसेप्शन ये है कि चूंकि उनकी मकबूलियत जो है दैट हैज गॉन नोज डाइव फ्रॉम 83% टू 27% ओनली, और ये मेरा और आपका सर्वे नहीं है, इट्स एन अमेरिकन सर्वे, ठीक है जी। दूसरी बात वो ये हो सकती है कि वो मौसूफ एक बॉलरूम बनाना चाहते थे व्हाइट हाउस के अंदर, हाँ जी, जिसके लिए मैसिव फंडिंग की दरखास्त की उन्होंने कांग्रेस में, जो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी। हाँ जी, ये फॉल्स फ्लैग कह लें आप इसको, जो मर्जी कह लें, ये ड्रामा उसके लिए हो सकता है। बट तीसरा जो उसका हॉरिबल एस्पेक्ट है वो ये है कि चूंकि ट्रंप अब आहिस्ता आहिस्ता जंगबंदी की मैच्योरिटी की तरफ, यानी कि वो मुस्तकिल हो और ईरान से बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जो उसकी नाजायज़ औलाद है, वो जो फितना है उस पूरे अरब लैंड में, वो जो सहमनी माइंड सेट की गंदी शख्सियत है, नाम भी लेना उसका जो है वो गुनाह है मैं समझता हूँ, उसने अमेरिका को प्रवोक करने के लिए इस किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद से स्पॉन्सर करके करवा दिया हो। ये इसराइल इज़ नोन फॉर इट। इसराइल की बेपनाह ऐसी हरकतें माजी में रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जी। फिर उसके बाद बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इस किसी भी वाक़े का ईरान के साथ या ईरान के साथ होने वाली जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अगर इसराइल की जानिब से ये अटेम्प्ट की गई है तो फिर कितना क्लियर मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने उनको दिया है? पहली बात तो ये है कि अगर तो ये इसराइल ने किया है और उसके बावजूद भी ट्रंप ये कह रहे हैं, तो वो अपनी नाजायज़ औलाद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, ये कह के ईरान की जंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि ये सानहा हुआ है जी। ये वाकया अगर वो थोड़ा और आगे तक आ जाता तो किसी न किसी की जान भी चली जा सकती थी। शुक्र ये करें कि ये कोई मुसलमान नहीं निकला, हाँ जी, ये कोई अफगानी नहीं निकला, ये कोई पाकिस्तानी नहीं निकला, ये कोई ईरानी नहीं निकला, वरना ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी न किसी की जान दूर लेता। बिल्कुल, एक और जंग का जवाब जो है वो बना देते। बुखारी साहब, अभी इस वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से जब ये जब फायरिंग हो रही थी, उसके बाद अभी जो इंटरव्यू भी हम देख रहे हैं वो बड़ा कामली इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ऑफेंड हो रहे हैं और जिस तरह से बगैर मेंशन किए वो खुद ही से एब्स्टीन फाइल्स को बीच में लेकर आ गए। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस राय से मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो बहुत सेटिस्फैक्टरी बड़े रिलैक्स बैठे हैं। बिल्कुल उनकी शक्ल के ऊपर लानत बरस रही है बाकायदगी से, क्योंकि ये वाकया छोटा वाकया नहीं है। दूसरी बात ये कि वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल सुनी आपने, उसने सवाल भी नहीं किया, वो खुद ही ले आया एब्स्टीन फाइल उसके अंदर, और उन्होंने उसके बारे में बाकायदा वजाहत से कहा कि मैं तो ऐसा नहीं किया है, मैं तो बच्चियों के खून नहीं पीता हूँ, मैं तो बच्चियों से रेप नहीं करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर ये चैप्टर जब भी खुलेगा, ये जब भी एब्स्टीन फाइल सामने आएगी, ज़्यादा देर तक नेतन्याहू इसको अपने सीने से लगा के नहीं रख सकता। तो आप देखिएगा अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की इतनी बेहुदा, इतनी घटिया हरकत आपको तारीख में नहीं मिलेंगी जितनी आपको एब्स्टीन फाइल से
मैसर आ जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बुखारी साहब, क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस तरह से हम बहुत देर से डिस्कस करते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत नीचे जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस इसके अगेंस्ट जो है वो उठ खड़ी हो रही हैं कि लोग अब बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस जंग के, डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर के, जिस तरह से एप्स्टीन फाइल सामने आ गई, तो फिर ये किसी ये नाराज शहरी की जानिब से वाकई ही एक अटेम्प्ट की गई हो? एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू कि ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसने कहा अपने मैसेजेस में, जो उसने अपनी फैमिली को मैसेज भेजे हाँ हैं, जी। और उसका जो आखिरी जुमला है, अगर फॉल्स फ्लैग नहीं तो इस आदमी को जो ट्रंप से मुतल्लिक पीडोफाइल फेल और जानी हाँ वाला जी। बयान है, वो इसकी वजह हो सकती है। यकीनी तौर पे एनी इंडिविजुअल, अभी तो मुश्किल ये है कि हमने वो सब कुछ देखा, सिर्फ रिपोर्टों में आपने उसको जुमलों में सुना है जी। जब इसकी वीडियो सामने आएंगी तो ये कितना खूंखार किस्म का एपिसोड है। उसके बाद आप देखिएगा लोग क्या कहते हैं। भाई ट्रंप को तो होश आएगी उस वक्त जब ये चीज़ें लोगों के, और मैं आपको बताऊं इस आर्टिफिशियल दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बैरून मुल्क क्या हो रहा है, बैनुल अक़वामी दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर तो हमने बहुत बात की। पाकिस्तान के अंदर मीनवाइल हुकूमत हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, उस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, जब पूरी दुनिया का, मीडिया का, सबका ध्यान जो है वो मशरिक़ वुस्ता की तरफ है, जंग की तरफ है, तो पीछे जो है वो आवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हुकूमत को लग रहा है कि कोई शायद इस पर फ़िलहाल गौर नहीं कर रहा, इस पर बात नहीं कर रहा। अभी पावर डिवीज़न की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त कर दी गई है कि जी जो 25 किलोवाट से कम वाले सोलर्स हैं उनको जो पहले फ़ीस से इस्तिस्ना थी और फिर जो उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी, उसको ख़त्म कर दिया जाए। देखें, बात ये है कि वो आपने देखा कभी जो मछली पकड़ने जाते हैं वो कांटे के आगे जो है ना वो गोश्त लगा देते हैं या छोटी मछली लगा देते हैं या गडोया, ख़ास तौर से पंजाबी में जिसको कहते हैं वो लगा देते हैं। और इसी तरह से जो बटेरे पकड़ने वाले होते हैं वो थोड़ा सा बाजरा फेंक देते हैं और फिर पुचकारियाँ मारते हैं नीचे। ये हुकूमत जो है ना ये इसी तरीके से गडोया लगा के दाना फेंक के कौम की ऐसी तैसी फिर रही है, कोई पूछने वाला है नहीं। उनका ख्याल ये है कि जंग ईरान और इसराइल की जो लगी हुई है और अमेरिका की, सारों का चूँकि फोकस उस तरफ है, लिहाजा इस वक्त जितना हो सकता है इनकी बैंड बजा दें और मुसलसल बज रही है। हाँ, मुझे ये बताइए, एक वक्त ये था कि आपने कैंपेन लॉन्च की कि सोलर एनर्जी की तरफ जाइए। हाँ जी। धूल पल्ला मियाँ की प्लेटें मेरी अपनी खरीदी हुई, मीटर के मैंने पैसे आपको दिए हुए हैं, आपको मैं सस्ते दाम दे रहा हूँ, महंगे दाम ले रहा हूँ, फिर भी आप खुश नहीं हैं। तो ये कितना बड़ा खिलवाड़ है अवाम के साथ यार। ये तो बिल्कुल धोखाधड़ी है। 420 का पर्चा होना चाहिए हुकूमत के ऊपर। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि आपने पुचकार के पहले उनको मजबूर किया कि आप, हमारे पास बिजली नहीं है, लोड शेडिंग की लानत ख़त्म करने के लिए सोलर पे जाएं। जब लोग सोलर पे चले गए तो अब आप कह रहे हैं कि उनको निचोड़ लें। तो ये रवैया अगर ख़त्म ना हुआ तो हुकूमत में भारी पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, यही हाल जो है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से है। देखिए, अभी हफ्ता नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने आके कौम को नवीद सुनाई कि मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, मैं इतने पैसे वापस ले रहा हूँ। वो आपने तो खिलवाड़ कर दिया है। 256 रुपए था इस जंग से पहले, आप ले गए 384 के ऊपर इसको। वो किसकी जेब में जा रहे हैं सारे पैसे भाई? और आप वाहद मुल्क हैं जिसके जहाज जो हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, उसके निकल रहे हैं वहाँ से। आपने ऐसे कभी कहते हैं 5 आ गए, कभी कहते हैं 3 आ गए, कभी कहते हैं 2 आ गए हैं। तो आपके यहाँ तो क्राइसिस होने ही नहीं चाहिए। ये भी मैंने सुना है कि वो अली डार साहब भी कोई एक दरफुंतरी परवेज़ मलिक साहब जो है वो छोड़ रहे थे कि जी वो ये हो गया, जी वो एक दिन का भी रह गया है स्ट्रेटेजिक। वो खुदा के वास्ते किसको आप, हु आर यू हुडविंकिंग? बंद करें ये सिलसिला। मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है कि आप कोई ना कोई जवाब घड़ के, या कभी आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, कभी आप सोलर वालों से आप लाइसेंस फीसें मांगनी शुरू कर। वो बाबा खुदा के वास्ते बस कर दें। कौम तो पहले ही पिसी हुई है, कौम तो आपकी पॉलिसियों के नतीजे में पहले ही रो रही है, ऊपर से आप उनको फर्दर उनकी ज़िंदगी ख़राब करने जा रहे हैं। और एक मैंने और बात सुनी है, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा दिया है। आपको इसके इम्पैक्ट का एक आम आदमी को अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या है, सिवाय उनके जिनके फिक्स डिपॉजिट में पैसे पड़े हैं उनका 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बाकी तो तबाही है। कीमतें कहाँ जाएंगी, एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। ये हम ना IMF का हर कहना मान के अपनी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी कौम को सिसकने पर मजबूर कर रहे हैं।
मैं ये बताऊं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको ये ध्यान करना चाहिए कि फिर भी जाना है वोटिंग में, फिर भी इसी अवाम के पास जाके आपने वोट लेना है। आपके साथ जो वो सलूक करेंगे आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है। इस तरह हमारी तारीख बड़ी भरी पड़ी है इन वाक़यात। बिल्कुल बुखार साहब ठीक है ना, फिर दिखाने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स भी जो है वो कर दी जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और गरीब आवाम पर, इन पेट्रोल की प्राइसेस से सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि हर शोबा है ज़िंदगी के जो अशिया ज़रूरी है उन पर असर पड़ता है। तो आवाम का ख्याल करें अपना और अपने इर्द गिर्द का लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।